तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो मौर्य वंश के जो पहले जो यूनानी और ईरानी जो आक्रमण हुआ था उसे पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया है मगध का उत्कर्ष, तो अब जो पढ़ेंगे हम वो ईरानी और यूनानी आक्रमण पढ़ेंगे। विदेशी आक्रमण कैसे होते हैं जो मौर्य वंश से पहले होते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं इसे। तो हम देखते हैं जब हमारे 16 महाजनपद थे तो 16 महाजनपद में एक राजनीतिक क्रांति आती है कि जितने महाजनपद थे वो सब अपनी आगे निकलने की होड़ में रहते हैं। तो एक जो राज्य निकलता है वो निकलता है मगध। तो मगध देखेंगे हम, तो मगध पड़ता है यहाँ पड़ता है और वो टोटल बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। अगर बिहार के क्षेत्र में देखें तो वो अपनी पहुँच कहाँ तक बनाता है आगे को, वो आगे बढ़ता ही रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और अगर देखें तो मगध एक ऐसा राज्य था जिसमें शासक काफ़ी टाइम तक देखा जाता है कि काफ़ी अच्छा शासन था। तो वो मगध अपना उत्कर्ष बनाता है। और अन्य राज्य में देखें तो अन्य राज्य एक जो हमारे यहाँ सीमा प्रांत का था, पश्चिमोत्तर भाग, जो भारत का पश्चिमोत्तर भाग था, तो वहाँ का जो शासन था वो इतना अराजक स्थिति में था कि कोई भी विदेशी आक्रमण होता था तो वहाँ के जो राजा थे या शासक थे तो वो इतने मजबूत नहीं थे कि वो अपने राज्य की सुरक्षा कर पाएँ। तो फिर देखते हैं तो जो यूनानी आते हैं, ईरानी आते हैं, तो वो इसी रास्ते आते हैं। क्यों? इसके भी कारण थे। क्योंकि ये हमारा देखते हैं तो ये हमारा पड़ता है हिमालय क्षेत्र, और हिमालय क्षेत्र पड़ता है तो हमें मालूम है हिमालय पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है। तो उस पहाड़ी क्षेत्र में चढ़ने के लिए किसी भी वंश के पास या किसी भी साम्राज्य के पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी जो पहाड़ी पार करके भारत कोई सेना आए। तो अगर और देखें तो ये था जलीय क्षेत्र, ये था जलीय क्षेत्र। तो भारत में अगर जलीय क्षेत्र के माध्यम से आते तो किसी भी साम्राज्य के पास नेवी सेना या नौसेना, अर्थात नौसेना भी काफ़ी परिपूर्ण या सक्षम होनी चाहिए थी। तो किसी के पास इतनी सेना सक्षम नहीं थी तो वो जलीय क्षेत्र से भारत आते। अगर बात करें तो एक यही क्षेत्र बसता था, स्थलीय क्षेत्र, जहाँ से यूनानी और ईरानी और बाद में देखेंगे मध्यकालीन में तो जो भी मुग़ल शासक आए तो वो कहाँ से आए, बाबर, तो वो इसी रास्ते से आए। तो ये किस लिए आए यहाँ से? तो ये था एक कमज़ोर, जो यहाँ का जो शासक था या कह सकते हैं ये कमज़ोर क्षेत्र था। तो जब हमारा मौर्य वंश आगे को प्रारंभ होता है तो मौर्य वंश में क्या होता है कि जो मौर्य वंश में पूरे भारत पर जोर दिया जाता है। लेकिन मौर्य वंश जब आता है तो मौर्य वंश एक सबसे बड़ी खड़ी दीवार वो यहीं करता है, क्योंकि उसे मालूम रहता है मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि अगर जो भी विदेशी आक्रमण होता है वो यहीं से होता है। तो यहाँ हम एक कड़ी दीवार लगाएं जिससे अपनी मजबूत सेना लगाएं जो यहाँ से कोई विदेशी आक्रमण नहीं हो। तो मौर्य वंश से पहले यूनानी आते हैं, ईरानी आते हैं। तो ईरानी और यूनानी को समझेंगे। तो ये जो है मौर्य वंश से पहले विदेशी आक्रमण, तो मौर्य वंश से पहले विदेशी आक्रमण लगभग घनानंद के शासनकाल में ही हुए थे। तो देखें तो सबसे पहले आते हैं ईरानी और फिर आते हैं यूनानी। तो इनका आने का क्रम था, पहले आए ईरानी फिर आए यूनानी। तो यूनानी में हम देखेंगे सिकंदर सबसे महत्वपूर्ण जिनसे बिंदु पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ईरानी। तो ईरानी को समझते हैं। जो भारत पर, अगर भारत पर किसी ने सबसे पहले आक्रमण किया था तो वो ईरानियों ने किया था। और अगर ईरानियों की बात करें तो ईरानियों में भी एक जो वंश था वो था हकमनी वंश। तो हकमनी वंश में बात करें तो जो हकमनी वंश के जो संस्थापक थे वो थे साइरस द्वितीय। और साइरस द्वितीय किस टाइम तक चलता रहा ये वंश? तो लगभग 558 BC से 529 BC के मध्य में ये वंश के संस्थापक रहे और इनके शासनकाल में हकमनी वंश चलता रहा। तो जो सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो हकमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय ने किया। तो जब साइरस द्वितीय ने किया तो ये आक्रमण, तो जब ये आक्रमण कर रहे थे यहाँ से, तो ये जो सीमा प्रांत क्षेत्र है तो ये सीमा प्रांत क्षेत्र से आए थे, लेकिन ये सीमा प्रांत क्षेत्र से वापस चले गए। और जो सबसे पहले अगर किसी ने सफल आक्रमण किया था तो वो क्या था?
डेरियस फर्स्ट और यह दारा फर्स्ट ने। तो कुछ किताबों में इसे डेरियस फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, कुछ किताबों में दारा फर्स्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कन्फ्यूजन में ना रहो। तो देखते हैं, तो सबसे प्रथम सफल आक्रमण करता है तो कौन करता है? डेरियस फर्स्ट। लेकिन अगर पूछा जाए कि सब प्रथम आक्रमण कौन करता है तो वो करते हैं साइरस द्वितीय। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम सफल आक्रमण कौन करता है तो वो डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट। और कब करते हैं? तो ये लगभग 516 BC के आरंभ लगभग में करते हैं। अगर इनकी बात करी जाए दारा फर्स्ट या डेरियस फर्स्ट की, तो ये पश्चिम भारत का पश्चिमोत्तर भाग है उसको जीत लेते हैं। जो ये भारत का पश्चिमोत्तर भाग है, यहाँ गंधार, जो ये गंधार क्षेत्र था उसको जीत लेते हैं। गंधार की राजधानी हमने पढ़ी थी तक्षशिला, तो जो पाकिस्तान के लगभग क्षेत्र में पड़ता है। तो भारत के उस क्षेत्र को, गंधार क्षेत्र को ये जीत लेते हैं। और फिर बाद में जो ईरानियों का जो बनाते हैं वो 20वां प्रांत बनाते हैं। तो लगभग हम जानते हैं कि जो इससे पहले थे लगभग जो इसे मिला के जो 23 प्रांत बन जाते हैं ईरानियों के। तो जो ये प्रांत बनता है गंधार क्षेत्र को जीतकर, तो ये बनता है 20वां क्षेत्र। और 20वां प्रांत बनता है भारत के पश्चिमोत्तर जीता तथा ईरान का 20वां प्रांत बना। और जहाँ ये अपना शासन करते हैं और फिर ये शासन छोड़कर चले जाते हैं। और फिर ये कितने टैलेंट्स लेते हैं? तो जो स्वर्ण मुद्राएं लेते हैं ये कम से कम 360 टैलेंट्स लेते हैं। जहाँ से ये 360 टैलेंट्स स्वर्ण मुद्राएं लेते हैं। अगर इसके ईरान के बाद में फिर हकमनी वंश के छोटे छोटे शासक आते हैं। लेकिन अगर फिर देखें छोटे छोटे शासक तो वो इतने मजबूत नहीं होते कि जो अपना शासन चला पाएँ। तो धीरे धीरे जो हकमनी वंश होता है वो अपनी पतन की ओर बढ़ता रहता है और पतन का जो लगभग पतन ही हो जाता है। तो फिर ईरानियों का पतन हो जाता है। फिर जो ईरानियों का जो लगभग प्रभाव देखें तो ईरानियों की जो सबसे पहले अगर देखें तो ईरानियों की एक लिपि थी अरमाइक लिपि। तो अरमाइक लिपि से भारत में जो विकसित होती है वो खरोष्टी लिपि होती है। अगर इससे पहले भारत में देखें तो भारत में चलती है ब्राह्मी लिपि। और जो खरोष्टी लिपि का जन्म होता है तो वो ईरान से होता है। और ईरान से भी देखें तो ईरान से किस लिपि से जन्म होता है तो वो लगभग अरमाइक लिपि से विकसित हुई है। अगर देखें तो इन लिपियों के बारे में खरोष्टी, अरमाइक और एक और लिपि है ग्रीक और जो ब्राह्मी लिपि है। तो ये अशोक के स्तंभ शिलालेखों में मिलती हैं ज़्यादातर। तो हम आगे पढ़ेंगे अशोक का चैप्टर। तो अशोक के चैप्टर में हम सब लिपियों के बारे में जानकारी लेंगे, समझेंगे। और जो हम देखते हैं कि जो भारत का चिन्ह है, राज्य चिन्ह, जो सारनाथ का अशोक स्तंभ, तो वो भी अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। तो जो ये जो स्तंभ जो लिया है भारत का सारनाथ से, तो ये जो चिन्ह हैं ऐसे चिन्ह बनाने में ईरानी माहिर थे काफ़ी। तो वो ऐसे प्रयोग करते रहते थे। तो हमें जानकारी मिलती है कि ये लगभग अशोक स्तंभ भी ईरानियों ने बनाया था। और इसके बाद देखें तो ईरानियों का फिर भारत में आर्थिक मतलब जो व्यापार है वो शुरू हो जाता है। भारत से व्यापार करते हैं, भारत ईरान से करता है, तो व्यापार शुरू हो जाता है। और इसके बाद देखें तो इसमें मुख्यतः कितने पॉइंट बनते हैं तो वो देखते हैं। तो भारत पर प्रथम आक्रमण होता है तो वो ईरानियों द्वारा होता है। लेकिन ईरान में कौन सा वंश करता है तो वो हकमनी वंश करता है। और अगर आक्रमण देखें तो हकमनी वंश के कौन करते हैं तो वो साइरस द्वितीय करते हैं, जिनका शासनकाल 558 BC से 529 BC रहा। और अगर भारत में किसी ने सफल आक्रमण किया तो वो किसने किया तो वो डेरियस फर्स्ट और दारा फर्स्ट ने किया 516 BC के लगभग। और अगर भारत में देखें तो ये कौन से भाग को जीतते हैं तो ये जीतते हैं जो अब पाकिस्तान वाला भाग था गंधार, जो 16 महाजनपदों में था गंधार। और गंधार को जीतते हैं ये और फिर उसे जीतकर अपना 20वां प्रांत बनाते हैं। लगभग 23 प्रांत थे इनके पास, उसे 20वां प्रांत बनाते हैं। और ये मुद्रा याद रखें दोस्तों, 360 टैलेंट्स स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करते हैं यहाँ से। और अब आए तो यूनानियों की तरफ, तो यूनानी देखेंगे दोस्तों। तो यूनानी आक्रमण में सबसे पहले तो याद रखेंगे सिकंदर। सिकंदर अलेक्जेंडर सिकंदर, तो इन्हें याद रखेंगे। जो सिकंदर के पिता थे फिलिप, वो
जो सिकंदर के पिता थे फिलिप, वो लगभग 559 बीसी में मकदूनिया के शासक बने। मकदूनिया का मतलब है कि जो यूनान को ही मकदूनिया कहा जाता है, तो मकदूनिया के शासक बने और जो लगभग उनकी हत्या कर दी गई 529 बीसी के आसपास। तो देखते हैं दोस्तों, सिकंदर के पिता फिलिप थे और उनकी 559 बीसी में मकदूनिया के शासक बने और हत्या कर दी उनकी 529 बीसी में। तो जब वो शासक बनते हैं 559 बीसी में और उनकी हत्या कर दी जाती है 529 में बीसी में, तो वो मकदूनिया के शासक रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जो 529 में उनकी हत्या कर दी जाती है तो उनका बेटा सिकंदर उस मकदूनिया का शासक बनता है उसी टाइम पर। तो वो लगभग उनकी जो सिकंदर की आयु होती है वो लगभग 20 वर्ष होती है। तो सिकंदर एक स्वप्न देखते हैं कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, मतलब मैं दुनिया को जीतूंगा। तो वो दुनिया को जीतने के लिए सबसे पहला जो आक्रमण करते हैं वो भारत पर करते हैं। और अगर हम सिकंदर के गुरु की बात करें तो उनके जो सिकंदर के गुरु थे वो थे अरस्तु। और जब वो भारत पर आक्रमण करते हैं तो इसी क्रम में देखते हैं तो 329 बीसी में वे 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मकदूनिया के शासक बने और अरस्तु, वह जो सिकंदर थे वो अरस्तु के शिष्य थे और विश्व विजेता बनने के लिए उद्देश्य से वो 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करते हैं। तो हम देखते हैं जब वो 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करते हैं तो ये जो था ये हिंदू कुश पर्वत, तो इसे पार कर भारत आते हैं। हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत आते हैं तो वो तक्षशिला के क्षेत्र में आ जाते हैं। तो तक्षशिला के जो राजा थे आम्बी, उनके साथ उन्हें युद्ध करना पड़ता है। लेकिन युद्ध तो नहीं करना पड़ता, लेकिन युद्ध से पहले वो दिख जाता है कि जो आम्बी राजा होते हैं वो आम्बी राजा कहते हैं कि जो सिकंदर शासक जो आ रहा है वो काफ़ी आक्रमणकारी है और मैं इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। तो वो जो आम्बी होते हैं वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। जब आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर उनके साथ संधि हो जाती है। जब सिकंदर आगे बढ़ता है तो उसकी सहायता करने के लिए भी आम्बी आगे के लिए तैयार रहते हैं, तो उनकी आगे की भी सहायता करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जब यह हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत में आते हैं तो तक्षशिला के शासक आम्बी उनको आत्मसमर्पण कर देते हैं, क्योंकि उनसे लड़ने के लिए, सिकंदर से लड़ने के लिए उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी। और आत्मसमर्पण करते हैं और सहयोग भी किया, मतलब आगे बढ़ने के लिए सहयोग भी किया। इसके बाद देखें तो वो जब वो हिंदू कुश पर्वत से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पंजाब में आ जाते हैं, तो पंजाब में जो राजा थे पोरस, अगर उनका नाम दूसरा भी देखें तो पुरु, तो पोरस राजा के साथ उन्हें युद्ध करना पड़ता है। तो जब युद्ध करना पड़ता है तो वो चिनाब और झेलम, तो ये थी झेलम और ये थी चिनाब, तो इन दोनों नदियों के बीच में वो होता है युद्ध। अगर युद्ध की बात करें तो जो पोरस राजा थे वो भी काफ़ी मजबूत थे, और अगर सिकंदर की बात करें तो सिकंदर भी काफ़ी मजबूत था। लेकिन उन दोनों के बीच में जो युद्ध होता है उसे झेलम के नाम से भी युद्ध जाना जाता है कि झेलम का युद्ध, क्योंकि वो झेलम नदी पर हुआ था। और उसे जो झेलम नदी को अगर यूनान में देखें, मकदूनिया में देखें, तो उसे हाइडेप स्पीच कहा जाता है। झेलम नदी को यूनान में क्या कहा जाता है? हाइडे स्पीच। तो हम भारत में जानते हैं कि झेलम का युद्ध हुआ, लेकिन यूनान में क्या जानते हैं कि हाइडे स्पीच का युद्ध। तो ये युद्ध किन दो नामों से प्रसिद्ध है? तो एक झेलम का युद्ध और एक हाइडे स्पीच का युद्ध। तो जिसमें अगर देखते हैं तो वो काफ़ी टक्कर देते हैं सिकंदर को, और अंत में आकर वो पराजय हो जाते हैं, पोरस राजा। तो जब पोरस राजा पराजय हो जाते हैं तो सिकंदर उनकी बहादुरी और काफ़ी एकाग्रता से लड़ने के योग्य में वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। तो वो अधिक राज्यों को जो पोरस राजा होते हैं उन्हीं को सौंप देते हैं। तो कुछ भाग होता है उन्हें ही लेते हैं। तो सिकंदर काफ़ी अधिक भाग को ऐसा ही प्रशासन बनाने के लिए पोरस राजा को देते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ हिम्मत से युद्ध लड़ा। तो फिर जब सिकंदर देखें तो सिकंदर फिर पंजाब से आगे बढ़ता है। तो एक बात देखें तो सिकंदर जब पंजाब से आगे बढ़ता है तो सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ जो मगध राज्य था टोटल बिहार में था। लेकिन अगर देखें तो मगध राज्य एक इतना बड़ा राज्य था और इसमें इतना शक्तिशाली राजा था उस टाइम पर घनानंद, क्योंकि वो
सिकंदर भी जानता था कि जो घनानंद शासक है वो काफ़ी क्रूर शासक है, मतलब क्रूर शासक है। तो वो सोच रहा था कि आगे बढ़ने में दिक्कत भी है। तो जब आगे बढ़ता है सिकंदर अपनी सेना को लेकर, तो एक ब्यास नदी पड़ती है बीच में। जब सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है तो उसके भी कारण हो सकते हैं। तो देखते हैं कारण क्या है। तो कारण ये भी हो सकता है कि जब लगभग वो 19 माह से भारत में लगभग 326 से आए हुए थे और वो युद्ध कर रहे थे, जो जिस साइड से आ रहे थे उसी से युद्ध करते हुए आ रहे थे। तो उसको देखें तो वो काफ़ी थक भी गए होंगे या उनके घर जाने की भी इच्छा होगी, तो काफ़ी दिनों से वो घर भी नहीं गए थे। तो ये भी कारण हो सकता है। लेकिन जो सबसे मेन कारण है वो ये भी हो सकता है कि जो मगध के क्षेत्र में शासन चल रहा था वो चल रहा था घनानंद का। और घनानंद इतना क्रूर शासक था क्योंकि उस सिकंदर को भी पता था कि वो क्रूर शासक है। तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इसलिए भी मना कर दिया होगा क्योंकि आगे घनानंद मगध राज्य इतना बड़ा राज्य है, तो वो भी हो सकता है। तो वो सिकंदर ने ये भी सोचा कि जब हमें पंजाब में राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, तो जब पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा तो उसमें पोरस राजा इतना मजबूत था, इतने छोटे राज्य का इतना मजबूत राजा था। तो अब तो हमें काफ़ी बड़े राज्य के साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो वो कितना मजबूत होगा? तो उस समय कौन था? घनानंद। तो वो तो काफ़ी क्रूर शासक था। तो आगे देखते हैं। जब देखते हैं तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। और उसके बाद देखें तो लगभग 19 माह 326 में बीसी में सिकंदर भारत आता है और 325 बीसी में 19 माह बाद लगभग तो वो वापस लौटता है। और 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है लगभग 33 वर्ष की अवस्था में। 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। तो जो ये यूनानियों का जो कारण रहा भारत आने का, आक्रमण रहा, उससे क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, भारत को क्या फ़ायदा हुआ, भारत को क्या नुकसान हुआ, तो वो देख लेते हैं दोस्तों। तो अगर देखें तो सिकंदर ने एक निकैया शहर बसाया, निकैया शहर, तो निकैया नगर बसाया। तो उसमें अगर निकैया नगर देखें तो जब पंजाब के शासक पोरस के साथ वो युद्ध किया था तो उसमें वो विजयी हुआ था। तो उसी खुशी में उसने एक निकैया शहर बसाया और एक अन्य शहर नगर बसाया, उसका नाम था बाउकेफला। बाउकेफला नगर बसाया जो झेलम नदी के तट पर बसाया। तो उससे भी पता चलता है कि जो बाउकेफला नगर बसाया, पहले अगर बताते हैं कि सिकंदर के जो प्रिय घोड़ा था तो उस घोड़े का नाम बाउकेफला था। तो उस घोड़े के नाम पर एक बाउकेफला नगर बसाया झेलम नदी के तट पर। और इसके बाद देखें दोस्तों तो गांधार शैली का विकास, अगर हम देखते हैं तो गांधार शैली का विकास जो होता है वो यूनान से होता है। क्योंकि हमने पीछे बुद्ध का पार्ट चैप्टर भी पढ़ा है। तो बुद्ध में जो अन्य मूर्तियां हैं वो किस शैली में बनाई जाती हैं, तो लगभग इस गांधार शैली में बनाई जाती हैं। क्योंकि मथुरा शैली किससे संबंधित है, तो वो महावीर से संबंधित है। तो गांधार शैली का विकास भी होता है। अगर देखें तो यूनान के साथ जो लगभग देखें तो यूनान के साथ जो वाणिज्य और व्यापार का जो केंद्र है वो बढ़ता है, उसके साथ व्यापार बढ़ता है। जो वो हमारे पास भारत से चीज़ें खरीदता है और हम यूनान से चीज़ें खरीदते हैं, तो आदान प्रदान होता है। तो हमारा व्यापार और वाणिज्य दोनों बढ़ते हैं। और इसके बाद देखें तो निर्याकस और अरिस्टोब्यूलस, तो ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। और दोस्तों अगर इन दोनों में पॉइंट देखें तो जो सिकंदर के पॉइंट है वो लगभग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे बहुत पॉइंट बनते हैं सिकंदर से। जैसे सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, वो 559 बीसी में मकदूनिया जो यूनान है उसके शासक बने और जिसकी हत्या 529 बीसी में कर दी गई। और जब 529 में कर दी गई तो लगभग 529 में ही 529 बीसी में ही 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मकदूनिया का शासक बन जाता है। और वह अरस्तु का शिष्य था और वह विश्व विजेता बनने का उद्देश्य से 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करता है। अगर देखें तो 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करता है। और यह हिंदुकुश पर्वत है, तो हमने बताया था अभी हिंदुकुश पर्वत कहाँ है, तो हिंदुकुश पर्वत
को पार कर कर भारत आता है। और वह तक्षशिला के राजा जो रहते हैं आम्बी के साथ युद्ध करने से पहले ही आम्बी उन्हें आत्मसमर्पण कर देते हैं और आगे के लिए सहयोग करते हैं। फिर वो आगे जब पंजाब के क्षेत्र में आते हैं तो पंजाब के क्षेत्र में एक जो राजा थे वो पोरस थे पूर्व, तो उनके साथ उन्हें युद्ध करना पड़ता है। झेलम, जिसे झेलम का युद्ध या हाइड स्पीच का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो उस युद्ध में काफ़ी परिपूर्ण जो युद्ध होता है तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पोरस राजा। तो इसलिए जो सिकंदर होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं उनसे और अधिक से अधिक क्षेत्र उन्हें पोरस राजा को दे देते हैं, और जिसमें पोरस की भी पराजय हो जाती है अंत में। और बाद में देखें तो सिकंदर की जो सेना होती है वो ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। और हमने देखा था निकैया शहर का किस पर करवाया, पोरस राजा के विजय पर करवाया, और बहुकेफला उसके प्रिय घोड़े का नाम था। और गंधार शैली का विकास हुआ और यूनान के साथ व्यापारिक संबंध बढ़े। और निरियाकस और अरिस्टोब्यूलस, तो दोस्तों अगर देखें तो निरियाकस और अरिस्टोब्यूलस जो लेखक थे उनमें एक लेखक थे निरियाकस, उनकी एक किताब भी है जो मिलती है सिकंदर के उससे। तो जो ये दोनों थे ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। और हम देखें तो जो हमने ईरान पढ़ा और यूनान पढ़ा, जो आक्रमण हुए विदेशी आक्रमण वो पढ़े। और इससे जो बाद में आएगी वो आएगी हमारी चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर वीडियो। और चंद्रगुप्त में अगर हम देखेंगे, चंद्रगुप्त के बाद आते हैं बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक के बाद जो लास्ट वो भी पढ़ेंगे हम। तो उसमें देखेंगे हम जो मुख्य पॉइंट है उन्हें देखेंगे। और इस जो मौर्य साम्राज्य उदय होता है तो उसे देखेंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो, तो उसे देखेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक पॉइंट ठीक कर लेना, क्योंकि ये 559 नहीं है, ये 359 है। ये भी 529 नहीं है, ये भी 329 है, और ये भी 329 है। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और